Hello, students. Have a nice day to all of you, and welcome to my channel, Parth Science Academy. Students, as a student, आपके लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको अपना करियर भविष्य में जाके बनाना है। अगर करियर बनाना है तो हमको फोकस करना पड़ता है स्टडी के ऊपर। हमको फोकस करना पड़ेगा अपने स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर। विदाउट डेवलपिंग स्किल्स, विदाउट डेवलपिंग स्टडी, यू कांट शेप योर करियर इन द फ्यूचर। अगर आपने आपके स्किल को एनहांस नहीं किया, अगर आपने अपने स्किल को, अपने स्टडी को फोकस नहीं किया, तो आप भविष्य में अपना अच्छा करियर जो है वो नहीं बना सकते। एंड आप तो साइंस के स्टूडेंट्स हो, और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो करियर की अपॉर्चुनिटी है, करियर ऑप्शंस है, there are many types of career options in front of you. Only the problem is that you decide, your decision. समस्या यही है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली मुझको करना क्या है। आपका डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि आपको करना क्या है भविष्य में। और आपके सामने तो बेसिकली दो ब्रांचेस है ही। अगर आप साइंस कर रहे हो तो आपके सामने एक तो मैथ ग्रुप है, एक तो बायोलॉजिकल ग्रुप है। मैथ ग्रुप का ऑप्शन आता है तो इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेस आते हैं, बायोलॉजी का ऑप्शन आता है तो मेडिकल साइंसेस जैसे कोर्सेस आते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, और आपने डिसाइड कर लिया है, इसीलिए आप साइंस को एडमिशन लिए हो। अगर आपका डिसीजन नहीं होता तो आप साइंस में होते ही नहीं, क्योंकि आपका डिसीजन क्लियर है कि मुझको नीट करनी है या मुझको इंजीनियरिंग की सीईटी करनी है, या आईआईटी के सीईटी के जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करना है, जेईई मेंस का प्रिपरेशन करना है। वो आपने डिसाइड कर लिया है। अगर डिसाइड कर लिया है तो फिर उसके लिए डेडिकेशन देना ये भी आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप डेडिकेशन नहीं देते हैं तो फिर प्रॉब्लम आता है। डेडिकेशन नहीं तो फिर स्टडी पे फोकस नहीं होगा। इसीलिए आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा। देखो, अगर आपको भविष्य में अच्छा कुछ करना है तो आपको आज आपका समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट किए बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर आप स्टडी करते हैं, आज स्टडी के लिए समय निकालते हैं, आप आपके बेसिक्स, आपके फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करते हैं, तो आपका स्टडी अच्छा होगा। आपका स्टडी कब अच्छा होगा? आप अगर सोचते हो कि एग्जाम रह गई है 1 महीना 2 महीने, तो फिर उस वक्त मैं स्टडी कर लूँगा, फिर मैं 10-10 घंटे बैठूंगा पढ़ाई करने के लिए और फिर मेरा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। आपके स्टडी में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और अगर आपके स्टडी में कंटिन्यूटी होती है तभी जाके आपके बेसिक्स, आपके फंडामेंटल्स जो है वो बहुत बढ़िया बनते हैं। और अगर आपके फंडामेंटल्स बढ़िया है तो आपको थियरी में भी प्रॉब्लम नहीं आता है। और उसके साथ आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है, फिर वो आपको मेडिकल साइंस की देनी है, फिर इंजीनियरिंग की देनी है, कौन सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको देनी है, तो अगर आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो फिर आपका सक्सेस आपके साथ है। आप यशस्वी हो सकते हैं नहीं, आप यशस्वी ही होने वाले हैं। ये बात हमेशा याद रखना। तो बच्चों, आज से हमको क्या करना है? ये एक नई शुरुआत है, एक नई पहल है कि देखो, फर्स्ट मैं तो आपको मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ तुषार चौहान,
and I have near about 12 years experience in various junior colleges in Maharashtra. Okay, तो basically I am working as a teacher of biology. मैं बायोलॉजी आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं बायोलॉजी आपको पढ़ाने वाला हूं। और जो महाराष्ट्र बोर्ड का बायोलॉजी है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है 12th साइंस, 11th और 12th साइंस का, तो 12th साइंस का बायोलॉजी आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज से हमको 12th साइंस का बायोलॉजी जो है वो उसका पहला चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो, आपको मैं बोला वक्त देना पड़ेगा, वक्त, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको बेसिकली सुनना भी पड़ेगा, तभी जाके आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स जो है वो अच्छे बन सकते हैं। और अगर हम बात करें हमारे सिलेबस की, तो हर एक चैप्टर के ऊपर हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं। हर एक चैप्टर में जो जो उसके सब पॉइंट होंगे उसके ऊपर हमारे अलग अलग लेक्चर होंगे जो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और ये सब जो है स्टूडेंट्स, ये सब है फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए हमको स्टडी शुरू करना है, उससे पहले आप जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। तो चलो आज से हम शुरू करते हैं 12th साइंस का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पहला चैप्टर, जो कि एंटाइटल्ड होता है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। देखो टाइटल ही क्या लिखा है, टाइटल में ही सब कुछ आ जाता है। कोई भी चैप्टर हो जो आता है उसका वो सब कुछ टाइटल में ही होता है, टाइटल में ही एनकोडेड होता है, लेकिन हमको उसको डिकोड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका 11th का फंडामेंटल अच्छा है, 11th में आपने बायोलॉजी के ऊपर अच्छा फोकस किया है, अच्छा स्टडी किया है, तो फिर बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में अच्छा फोकस नहीं किया है स्टडी के ऊपर, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और उसके लिए आपको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आते हैं हम, हमारा पहला लेक्चर है, पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। 3 कंसेप्ट यहाँ पे आती, 3 कंसेप्ट आती। पहली कंसेप्ट है concept of reproduction. Actually, what is reproduction? Reproduction is the characteristic feature of the living organism. कौन सा भी living organism होने दो, फिर वो living organism plant किंगडम को बिलोंग करता हो, या फिर वो एनिमल किंगडम को बिलोंग करता हो, या फिर वो माइक्रोबियल किंगडम जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा इस किंगडम से आता हो, या फिर वो फंगल किंगडम से बिलोंग करता हो, कौन से भी किंगडम का कौन सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिप्रोडक्शन। अभी रिप्रोडक्शन क्या है कंसेप्ट, वो तो हम बाद में एनकोड उसको करेंगे, उसका डिस्कशन हमको करना है। लेकिन ये जो टाइटल है, इस टाइटल में 3 बेसिक कंसेप्ट है रिप्रोडक्शन। देन सेकंड कंसेप्ट आती है लोअर प्लांट्स एंड थर्ड आती है हायर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। फिर भी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताता हूं कि लोअर प्लांट्स क्या होते हैं और हायर प्लांट्स क्या होते हैं। इन बिटवीन देम लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स को हम निम्न स्तरीय वनस्पति भी कहते हैं और हायर प्लांट्स को हम उच्च स्तरीय वनस्पति भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि देयर इज अ बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन देम, दैट लोअर प्लांट्स हैव not well developed water vascular system, or water vascular system is absent in the lower plant. And what happens in the higher plants? In the higher plants, water vascular system is present. Water vascular system is fully developed
दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ये बेसिक डिफरेंस है कि लोअर प्लांट्स में वाटर वास्कुलर सिस्टम रहती नहीं है और हायर प्लांट्स में वेल डेवलप वाटर वास्कुलर सिस्टम रहती है। अभी आप बोलोगे क्या है वाटर वास्कुलर सिस्टम, क्या होता है, वो भी देखेंगे हम, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वाटर वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ वेसल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या होता है बेसिकली, उसमें दो टाइप के वेसल्स आते हैं, दो टाइप्स के कैपिलरीज आती हैं। वो जो है दो टाइप्स के वेसल्स, वो कौन से, जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, उसका स्टेम हो, उसका लीफ हो, उसका फ्रूट हो, उसका रूट हो, कहीं भी ये वाटर वास्कुलर सिस्टम के जो टिश्यूज है वो फैले हुए होते हैं। तो ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम के जो दो टाइप्स के कोशिकाएं होती है, जो टिश्यूज होते हैं, वो टिश्यूज होते हैं जाइलेम एंड सेकंड वन होता है फ्लोएम। Xylem is associated with the conduction of the water and minerals from root to the tip of the plant. रूट क्या करता है, रूट सॉइल से जो जिसको हम क्या बोलते हैं वाटर एंड मिनरल्स, उसको एब्सॉर्ब करता है, रूट हेयर्स उसको एब्सॉर्ब करते हैं और फिर जाइलेम के थ्रू वो प्लांट के टिप पोर्शन तक, यानी यहां से एब्सॉर्ब किया और यहां तक ये जो है, ये जो वेसल्स फैली हुई होती है जाइलेम नाम की, इसके जरिए ये जो वाटर है वो वाटर टिप पोर्शन से यानी रूट्स एब्सॉर्ब करते हैं उस वाटर को, वो जो ऊपरी वाला सिरा होता है, टॉप का पोर्शन होता है प्लांट का, वहां तक लेके जाते हैं। तो ये तो हो गया जाइलेम का। फ्लोएम क्या करती है, जो फूड मटेरियल, जो कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लीफ में तैयार होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करने के लिए, वो लीफ में स्टोर नहीं होता है वो कार्बोहाइड्रेट, वो फ्रूट में स्टोर होता है। तो लीफ से लेके फ्रूट तक कार्बोहाइड्रेट्स को जो लेके जाती है उसको हम फ्लोएम बोलते हैं। Phloems are basically the vessels which are functioning for the conduction of the food molecules from leaf to the fruit. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसके रिलेटेड, लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स। यहाँ पे तीन कंसेप्ट हमने देखिए, रिप्रोडक्शन, देन सेकंड कंसेप्ट है लोअर प्लांट्स एंड देन थर्ड कंसेप्ट है यहाँ पे हायर प्लांट्स। जब ये रेफरेंस आएगा आगे चलते आगे जैसा हम आप पढ़ते जाएंगे और हमारा सिलेबस जैसा आगे बढ़ता जाएगा, उस वक्त जब मेन टॉपिक में आएगा ना लोअर प्लांट्स क्या है, हायर प्लांट्स क्या है, तब उसका डिटेल में स्टडी हम करेंगे, डिटेल में उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन आज हमको कौन सा एनालिसिस करना है, आज हमको क्या अंडरस्टैंडिंग करना है, बेसिकली द फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है ये कंसेप्ट हमको जाननी है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं पुनरुत्पादन, या उसको अगर बायोलॉजिकल टर्म में बोलना है तो उसको हम बोलते हैं प्रजनन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन, अगेन नया सजीव, नया जीव तैयार होता है। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। यंग वंस मीन्स नया, यंग वंस मीन्स नया, नया सजीव जो है उसकी उत्पत्ति होती है लाइक पेरेंट्स की। जो कैसे दिखता है, कैसे रहता है, तो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो उसके पेरेंट्स के जैसा होता है, पेरेंट्स के जैसा। यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन और यहाँ पे जो आई है वो ऑफस्प्रिंग्स, जो F1 जनरेशन, हम फिलियल जनरेशन जिसको बोलेंगे। तो यंग वंस जो है वो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग यानी हम इसको क्या बोलते हैं कि अपत्य बोल सकते हैं, ऑफस्प्रिंग्स। और उसको हम दूसरा शब्द है प्रोजेनी, हम उसको प्रोजेनी भी बोल सकते हैं। तो
ये जो पेरेंट है, ये पेरेंट के जो बच्चे होते हैं वो यंग वंस है. This is the product. This is the process of reproduction. That's why here again reproduction is the production of young ones. Production of young ones like parent. वो जो पेरेंट है उनके जैसा ही नया जीव जन्म लेता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है यहां पे रिप्रोडक्शन. नाउ ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. मैं शुरुआत में ही मैं बोला था कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से भी किंगडम को बिलोंग क्यों न करता हो, कौन से भी किंगडम को, वो पर्टिकुलर स्पीसीज में अगर वो लिविंग है तो उसमें रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होती ही है. इसलिए मैं बोला कि रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट्स व्हाई इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन. बेसिकली सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर मीन्स इट इज द एसेंशियल प्रोसेस. कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यानी रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एसेंशियल प्रोसेस है. याद रखो, एसेंशियल प्रोसेस है, मस्ट रिक्वायर्ड प्रोसेस है. बिकॉज क्यों एसेंशियल क्यों है? सिग्निफिकेंस क्या है उसका? इट लीड्स टू कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज. इट लीड्स टू कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज. जो हमारी स्पीसीज है, कौन सी भी स्पीसीज होने दो, हमारी अगर हम अपनी बात करते हैं तो ह्यूमन स्पीसीज है हमारी, और अगर दूसरी कौन सी भी स्पीसीज होने दो, वो स्पीसीज फिर प्लांट स्पीसीज होगी, फिर माइक्रोबियल हो सकती है, फिर फंगल स्पीसीज हो सकती है, या फिर एनिमल स्पीसीज हो सकती है. कौन सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होने दो, कौन सी भी उसकी स्पीसीज होने दो, उसके लिए वो क्या करता है? इट लीड्स टू कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज. स्पीसीज को कंटिन्यू करता है, पूरे के पूरे स्पीसीज को कंटिन्यू करता है. क्योंकि स्पीसीज की एक जो जनरेशन है, वो जनरेशन कुछ समय बाद तो खत्म हो जाएगी, उसकी नेचुरल डेथ हो जाएगी. लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं कि सभी इंडिविजुअल एट द सेम टाइम एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो आज न कल उनकी नेचुरल डेथ होने वाली है. तब जाके ये जो आगे वाली जो उन्होंने उनके ये जो रिप्रोडक्शन से तैयार हुई प्रोजेनी होती है, वो आगे चल के नया उसकी स्पीसीज को कंटिन्यू करती है. दैट्स व्हाई इट कंटिन्यू द स्पीसीज इन द इकोसिस्टम. स्पीसीज को वो प्रोटेक्ट करती है. स्पीसीज का जो कंटिन्यूएशन है नेचर में, जो हजारों साल से चला आ रहा है, जो लाखों सालों से चला आ रहा है, उस कंटिन्यूएशन, उस स्पीसीज की कंटिन्यूटी इकोसिस्टम में वो क्या करती है? श्योर करती है. दैट्स व्हाई इट लीड्स टू कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज इन द इकोसिस्टम एज वेल एज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ. वो जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, वो क्या करती है? कंटिन्यूटी ऑफ द इंडिविजुअल इन द लाइफ. कोई एक इंडिविजुअल होता है. अगर मैं जैसा आपको बोला कि उसका लाइफ स्पैन डिसाइडेड है नेचर की तरफ से, निसर्ग ने उसका लाइफ स्पैन जो है वो डिसाइड करके रखा है. व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन क्या है? कि जिस समय उसका जन्म हुआ है, when the individual born, from that time to its natural death, जब उसकी नेचुरली डेथ होती है, द डिस्टेंस, द टाइम इन बिटवीन दिस टू इवेंट, ये जो दो इवेंट है उसके बीच का जो टाइम है, दैट इज लाइफ स्पैन. और नेचर ने हर इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन जो है वो डिसाइड करके रखा है. नेचुरल डेथ उसकी होने वाली है. तो उस
अगर उसकी नेचुरल डेथ होती है तो वो जो इंडिविजुअल है वो क्या क्या रहता है, अपने आप को कंटिन्यू करता है। आप बोलेंगे कैसे कंटिन्यू करता है? इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्रोजेनी, इन द फॉर्म ऑफ इट्स यंग वंस। उसके जो बच्चे होते हैं उसके स्वरूप में वो अपने आप को क्या करता है? नेचर में कंटिन्यू करता है। क्योंकि जो जीन्स है, जो उसके बच्चों के पास जो जीन्स आए हैं, जो जेनेटिक मेकअप आया है, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर आया है, वो तो उससे ही आया है, पेरेंट्स से ही आया है। इसलिए पेरेंट अगर उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है तो वो उसके बच्चों के स्वरूप में नेचर में कंटिन्यू करता है। दैट्स व्हाई हियर टू it leads to reproduction, leads to maintain the continuity of the life of the individual। इंडिविजुअल के लाइफ को कंटिन्यू करता है, कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल इन द नेचर, इन द इकोसिस्टम। वी मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज नथिंग बट आवर द नेचर अराउंड अस। हमारे आसपास जो नेचर है, हमारे आसपास जो नेचर है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। उसके अलग अलग कंपोनेंट है, उसके अलग अलग फैक्टर है। बायोटिक कंपोनेंट है, अबायोटिक कंपोनेंट है, आपको मालूम है वो, आपने 11th में वो सब बातें पढ़ी हुई है। अबायोटिक में एयर आता है, सॉइल आता है, फिर सोलर रेज आता है, फिर टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आता है। फिर बायोटिक में क्या क्या आता है? बायोटिक में जैसा कि एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, ये सब बायोटिक कंपोनेंट आ गए इकोसिस्टम के। इसीलिए इकोसिस्टम में रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस। It is one of the very important characteristics of the living organism because it leads to continuation of the species। पूरे के पूरे species को secure करता है। Then second as well as to maintain the continuity of the life of the individual। एक इंडिविजुअल के लाइफ को वो अपने प्रोजेनी के स्वरूप में क्या करता है? कंटिन्यू करता है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो हमको ध्यान में आएगा कि रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं मैंगो प्लांट्स का, देखो अगर हमको मैंगो प्लांट्स लगाना है, मैंगो प्लांट्स ग्रो करना है, तो हमको मैंगो का सीड जर्मिनेशन के लिए डालना पड़ता है सॉइल में। विदाउट सीड मैंगो प्लांट तो तैयार ही नहीं होगा। तो फिर ये जो मैंगो प्लांट है उसका सीड जो है वो हमने मिट्टी में डाल दिया। लेकिन अगर ऐसे ही मिट्टी में डाल दिया, उस मिट्टी में अगर पानी नहीं है तो उसका जर्मिनेशन होगा ही नहीं। इसलिए सीड जर्मिनेशन के लिए कुछ कंडीशंस जो है वो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। जैसे उसको मिट्टी चाहिए, मिट्टी के साथ साथ वहां पे पानी भी उस मिट्टी में होना चाहिए, तभी जो सीड के अंदर जो सेल्स है वो सेल्स एक्टिवेट होते हैं, वो पानी को एब्सॉर्ब हुए, वो जो पानी है उस पानी को क्या करते हैं? वो एब्सॉर्ब करते हैं, उस वाटर को वो एब्सॉर्ब करते हैं, जल को एब्सॉर्ब करते हैं। और अगर मिट्टी के साथ साथ उसको जल मिलता है तो फिर सीड के अंदर जो सेल है वो उसको एब्सॉर्ब करते और एक्टिवेट होते। एक्टिवेट किस लिए होते? आप देखो, आप सोचो, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर पोजेसेस द वर्क। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई काम करना है तो उसको एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। अभी ये जो सीड है, ये सीड जमीन के अंदर है, उसमें एनर्जी कहां से आएगी? प्लांट्स में हमको मालूम है प्लांट्स एनर्जी कहां से वो लेते हैं, तो दे कैन गेटिंग द एनर्जी, सोलर एनर्जी from the sun, and they convert it into the carbohydrates. Basically they convert it the solar energy into the carbohydrates into the glucose by the process of photosynthesis। और वही ग्लूकोज एनर्जी
जो रिमेनिंग किंगडम है उनको यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल होती है। लेकिन इस केस में ये जो सीड है ये जमीन के अंदर है। अभी उसको एनर्जी कहां से मिलेगी? तो उस सीड के जो कोशिकाएं है, उस सीड के जो सेल्स है, उस सेल्स में जो ग्लूकोज स्टोर हुआ होता है, वो जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। उसका यूटिलाइजेशन करना पड़ता है, उसका यूटिलाइजेशन सीड करता है। और उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए वो सेल एक्टिवेट होनी चाहिए। वो सेल एक्टिवेट होने के लिए अगर सीड जमीन में है तो उसको वाटर चाहिए। अगर जितना ज्यादा उसको वाटर मिलेगा उतना ज्यादा जल्दी वो जो कोशिकाएं है, वो जो सेल्स है, वो एक्टिवेट होगी, वो ग्लूकोज एनर्जी रिलीज करेंगी। और ड्यू टू द एनर्जी इनसाइड द सॉइल के अंदर भी क्या होता है? उस सीड में एक्टिविटी चलती है और फिर उसका जर्मिनेशन होता है। एनर्जी की वजह से क्या होता है? प्लूमुलर रेडिकल की जो सेल्स है, कोशिकाएं है, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और फिर हमको एक जमीन के नीचे से, मिट्टी के नीचे से सतह पे क्या मिलता है कि एक छोटा सा प्लांटलेट, छोटा सा पौधा जो है वो जमीन के नीचे से ऊपर आया है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस which takes place in the seed. From the seed, the plantlet become developed by getting the suitable appropriate conditions. सीड से अगर सीड को suitable appropriate conditions मिलती है, सीड को सुटेबल एप्रोप्रिएट कंडीशंस अगर मिलती है तो उसमें क्या होता है? उसमें जर्मिनेशन होता है। और ये जो जर्मिनेशन होना है, वो जर्मिनेशन इज रिजल्टेड इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांटलेट। जर्मिनेशन जो है, जर्मिनेशन क्या करता है? तो वो जो है उसका, वो प्लांट का छोटा सा पौधा तैयार करता है। डेट्स वाई अगर हम मैंगो का सीड लेते हैं तो हम उसको जर्मिनेट होने देंगे, फिर उसका क्या बनेगा? प्लांटलेट बनेगा, वो बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद फिर उसमें पॉलिनेशन, उसको इन्फ्लोरेंस आना पड़ेगा, उसमें फ्लावरिंग स्टेज आनी नेसेसरी होती है, बिकॉज फ्लावर इज द एसेंशियल पार्ट्स फॉर द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। फ्लावर इज वेरी स्पेशल पार्ट which become designed by the nature in the plants for the process of sexual reproduction. Sexual reproduction के लिए plants में क्या, कौन सा जो ऑर्गन है वो इंपॉर्टेंट है? दैट ऑर्गन इज फ्लावर। फिर जब मैंगो प्लांट को फ्लावरिंग आएगी तब उसमें पॉलिनेशन होएगा, और जब उसमें पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन होने के बाद जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, और फिर जाके एक नया मैंगो का फ्रूट तैयार होगा कि जिसमें एक नया सीड बनेगा। तो अभी आप देख लो, सीड क्या है? सीड इंश्योर करता है कि वो जो मैंगो प्लांट है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आगे चलता रहेगा। इसीलिए ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होनी जरूरी है। फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के ऊपर शिफ्ट होते हैं, तो वो पोलन ग्रेन्स स्टिमुलेट करता है। वो जो स्टिग्मा है फ्लावर का, उसको स्टिमुलेशन मिलता है, वो शुगरी सिरप रिलीज करता है। पोलन ग्रेन्स कैन एब्सॉर्ब द शुगरी सिरप एंड थ्रू द जर्म पोर दे बिकम डेवलप द पोलन ट्यूब। जर्म पोर प्रिक होता है, जर्म पोर जो है वो ब्लास्ट होता है, टूटता है, और उसमें से पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है जो सीधी वो स्टिग्मा के अंदर चली जाती है। उसमें मेल गैमेट्स होते हैं जो ओवरी होती है। स्टिग्मा किससे जॉइंट होता है? ओवरी से जॉइंट होता है, और जो ओवरी होती है फ्लावर की उसमें फीमेल एग होता है। फिर मेल गैमेट और फीमेल एग, उसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट भी बोलते हैं, उसका फ्यूजन होकर सीड तैयार होता है। दैट्स व्हाई इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट, इट इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। प्लांट में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का जो रिजल्ट है वो क्या है? तो वो डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट,
फ्रूट डेवलप होता है उससे, और फ्रूट डेवलप होता है तो उसके साथ साथ क्या डेवलप होता है, सीड भी डेवलप होता है। सीड क्या करता है, सीड उसके वो जो प्लांट है, पर्टिकुलर स्पीसीज है, उसको उसके आने वाले जनरेशन को क्या करता है, सिक्योर करता है। इस प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो रिप्रोडक्शन, that is the process of production of young ones like parent. Now अभी हम आते हैं हमारे टेक्निकल पॉइंट पे। अभी हम बायोलॉजिकली समझते हैं कि हाउ वी डिफाइन रिप्रोडक्शन टेक्निकली, हाउ वी डिफाइन रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकली। हमको रिप्रोडक्शन टेक्निकली कैसे समझना है, हमको रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकली, अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिफाइन रिप्रोडक्शन, तो मुझको मालूम है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको थ्योरेटिकली, अगर आप बहुत सारी डेफिनेशंस ऐसी होती है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जब हम उनको पूछते हैं तो वो बता नहीं सकते। इसीलिए मैं आपको पहले ही बोला हूं, कौन सी भी डेफिनेशन हो वो हमको अंडरस्टैंडिंग उसका होना चाहिए। तो टेक्निकली बायोलॉजिकली हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, लेकिन ये नया लाइफ है, लाइफ जो है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, इसको हम प्रोजेनी बोलेंगे। न्यू लाइफ स्टार्ट होता है, किससे शुरू होता है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जो पहले का, जो भूतकाल का लाइफ होता है, जो पहले का लाइफ होता है, उससे ये जो नया लाइफ है, नया जीवन जो है वो जीवन शुरू होता है। उस प्रोसेस को इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, उस प्रोसेस को हम प्रजनन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। देखो, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप इजीली इसको रिसाइट कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। नया जो लाइफ है वो तैयार होता है, वो शुरू होता है अपने पेरेंट्स से। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ यानी पेरेंटल जनरेशन आ गई यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लाइफ बोला है, तो ये जो लाइफ है वो कौन सा लाइफ है, प्रोजेनी का लाइफ है। प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग, जिसको हम बच्चे बोलते हैं, बच्चों का लाइफ शुरू होता है अपने पेरेंट्स के लाइफ से। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। I think you understand the concept of reproduction. हमने डिस्कशन इतना किया है कि इसके बाद आपको भूलना नहीं चाहिए कि रिप्रोडक्शन की कंसेप्ट क्या है। अगर कौन से भी ओरल एग्जाम में आपको कोई भी पूछता है, कोई भी टीचर आपको पूछते हैं कि बताओ रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो आपको क्विक उसका अंडरस्टैंडिंग होगा, तो आपको क्विक बताना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो रिप्रोडक्शन है, तो वो जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार की पद्धति से रिप्रोडक्शन होता है। जैसा कि हमने 11th में ही पढ़ा है, पहला दूसरा चैप्टर ही, डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ और डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी क्यों है, या ये जो डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है कि रिप्रोडक्शन की जो मेथड से, रिप्रोडक्शन की जो पद्धति है, वो पद्धति अलग अलग इंडिविजुअल स्पीसीज में, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार की होती है। तो बेसिकली हमको पहले यह भी समझना है कि व्हाई द डाइवर्सिटी दैट वी फाउंड
इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी क्यों होती? डाइवर्सिटी की एक बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो वजह है वो है हमारी इकोसिस्टम। हमारी इकोसिस्टम जो है, हमारा जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ही ज्यादा रहता है अलग अलग हिस्सों में। अगर हम एक देश को कंसिडर करते हैं, अगर हम एक कॉन्टिनेंट को कंसिडर करते हैं, अगर हम पूरे विश्व को कंसिडर करते हैं, तो अलग अलग जगह पे हमको अलग अलग इकोसिस्टम्स दिखाई पड़ती है। इस वजह से क्या हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, और बायोलॉजिकली इतना डाइवर्सिफाइड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड है उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? तो उसको स्टडी करने के लिए हमने पिछले साल देखा है, पिछले साल 11 साइंस में हमने स्टडी किया है कि there is a system for the classification of the living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने के लिए एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो 5 किंगडम सिस्टम है, 5 किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? कौन से साइंटिस्ट ने हमको 5 किंगडम सिस्टम दिया है? उसका नाम है, शायद आपको याद आ गया, आपको मालूम है, R.H. विटाकर। R.H. विटाकर ने हमको 5 किंगडम सिस्टम दिया है। 5 किंगडम सिस्टम में कौन कौन से 5 किंगडम आते हैं? किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम एनिमेलिया, देन किंगडम फंजाई एंड देन किंगडम प्लांटी। ये 5 किंगडम 5 किंगडम सिस्टम में आते हैं। अभी इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके ये 5 ग्रुप, 5 कैटेगरी करने की जरूरत क्या थी? तो 5 किंगडम सिस्टम में कौन सा ऐसा कैरेक्टर था कि जिस कैरेक्टर के ऊपर क्या किया गया है? ये क्लासिफिकेशन किया गया है। बताओ आप, मुझको मालूम है, आपको भी मालूम होना चाहिए। वो जो बेसिक कैरेक्टर है दैट इज सेल्यूलर नेचर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर ये सब क्लासिफिकेशन हुआ है। सेल्यूलर स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, पहला जो है प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और दूसरी जो सेल होती है वो होती है यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक जो सेल है, उसको, वो सेल में जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव लेवल का न्यूक्लियस होता है, या बहुत बार न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इन द प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज वेरी प्रिमिटिव और इट इज एब्सेंट। वो जो सेल है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है या तो, और या तो है तो वो बहुत ही प्रिमिटिव लेवल का न्यूक्लियस है। और अगर उसके अगेंस्ट हम दूसरा जो टाइप है उसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, उसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस एकदम से वेल डेवलप ऐसा न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप न्यूक्लियस है। तो जो बैक्टीरिया है या जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स में भी हमको 2 कैटेगरी करनी पड़ी। R.H. विटाकर को 2 कैटेगरी करनी पड़ी, नहीं तो माइक्रोबियल एक ही किंगडम होता। अलग से हमको मोनेरा और अलग से हमको प्रोटिस्टा करना नहीं पड़ता। किंगडम मोनेरा अलग किया है, किंगडम प्रोटिस्टा अलग किया है, ये अलग करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब सेल का ज्यादा स्टडी हो गया तब ये ध्यान में आया कि अरे एक प्रकार के जो बैक्टीरिया है या माइक्रोब्स है उसमें तो न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियस एब्सेंट है। और एक प्रकार के जो है दूसरे प्रकार के उसमें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो फिर इनके 2 अलग अलग किंगडम करो, तो फिर इनका सेपरेशन करो। इसलिए पहले 2 जो किंगडम है वो किंगडम है माइक्रोबियल किंगडम। बेसिकली द बेसिक किंगडम इज मोनेरा, किंगडम मोनेरा।
उसका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है? उसका सेलुलर स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल. द मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल बट यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स. वो यूनिसेल्युलर है, माइक्रोब्स है. देन किंगडम प्रोटिस्टा, सेकंड जो माइक्रोबियल किंगडम है वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है. और उसके ऊपर जो 3 किंगडम आते हैं ना, फिर किंगडम प्लांटी है, आपका किंगडम एनिमेलिया है, और फिर आपका किंगडम फंजा है. ये तीनों भी जो किंगडम है वो किंगडम में हमको क्या देखने को मिलता है? उसमें मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. तो फिर मल्टी सेल्युलर लेकिन कैसे है सेल्युलर स्ट्रक्चर? यूकैरियोट. तो ये जो 3 किंगडम है, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजा, ये कैसे है? तो ये है मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स. इनका सेल्युलर स्ट्रक्चर कैसा है? मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स है, यूकैरियोटिक है, लेकिन कैसे है? लेकिन मल्टी सेल्युलर है. तो आपको ध्यान में आ गया होगा. तो अभी इस वजह से क्या होता है कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की जो पद्धति है वो अलग अलग है. तो सो द 2 मेजर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी सीन इन द नेचर, हम अगर नेचर में इकोसिस्टम में देखते हैं तो हमको रिप्रोडक्शन की 2 मेथड्स दिखाई पड़ती है. 2 पद्धति है रिप्रोडक्शन की, प्रजनन की 2 पद्धति होती है नेचर में. कौन सी? पहले जो पद्धति है, पहली जो मेथड है, द फर्स्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो पहले हम तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है वो समझने का प्रयास करते. इट इज वेरी सिंपल. सेकंड आगे का जो लेक्चर आने वाला है हमारा, तो वो लेक्चर स्पेशली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ही होगा. तो इसीलिए क्योंकि ये कंटिन्यू रहने वाला है और आपको नए नए जो वीडियो है वो तुरंत आपको मिलने चाहिए, तुरंत आपको उसके अपडेट्स मिलने चाहिए. इसलिए आपको इस चैनल को आप लाइक करो, उसको शेयर करो और उसको सब्सक्राइब भी करके रख लो. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एपोमिक्सिस भी कहते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एपोमिक्सिस. एपो मीन्स विदाउट एंड मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग. एपोमिक्सिस में क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन there is not requirement of the mixing of the gametes. Gametes क्या है? Gametes, the cells which are participating in the process of reproduction. Reproduction की प्रोसेस में जो सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं. तो ये जो सेल्स है वो कहाँ से आती है? एक तो आती है मेल की तरफ से, मेल जो कैंडिडेट है उसके तरफ से आती है, और दूसरी जो आती है वो फीमेल कैंडिडेट की तरफ से आती है. तो मेल की तरफ से जो सेल आती है उसको हम मेल गैमेट बोलते हैं, फीमेल की तरफ से जो सेल आती है उसको हम फीमेल गैमेट बोलते हैं. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो 2 गैमेट्स है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, वो नेसेसरी नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है. विदाउट मिक्सिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. मेल एंड फीमेल गैमेट्स की जरूरत नहीं है, 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं, सिंगल पेरेंट इज नेसेसरी. सिंगल पेरेंट से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. हियर मैं फिर से आपको बताता हूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि इसमें गैमेट्स की जरूरत नहीं है. और ये जो है ये माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म में इट इज द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द माइक्रोबियल किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स है, किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स है, उनमें ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उनका प्रोमिनेंट फीचर है. यानी ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगेन इसमें अलग अलग टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें बाइनरी फिजन है. आपने पढ़ा है 8, 9 और 10th में कि जो अमीबा है,
अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। अमीबा यूनिसेल्युलर है, वो जो सिंगल सेल है वो दो अलग अलग सेल में, छोटी छोटी सेल में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, उसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। यहाँ पे इस बाइनरी फिजन में ना मेल गैमेट की जरूरत है ना फीमेल गैमेट की जरूरत है, फिर भी क्या हो गया, दो नया अमीबा, उनका जनरेशन हो गया, उनका प्रोडक्शन हो गया, दो नए अमीबा वहां पे तैयार हो गया और नए लाइफ की शुरुआत वहां पे हमको देखने को मिलती। तो जैसा ही ये जो है कि बाइनरी फिजन है, फिर बडिंग है, हाइड्रा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द बडिंग, फिर रीजनरेशन है। तो ऐसे अलग अलग टाइप है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज डिफरेंट टाइप्स। उसमें तो अलग अलग टाइप, जो जब हमारा टॉपिक आएगा, मेन टॉपिक आएगा अगले लेक्चर में, तो हम वो डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन ये समझ लो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इज नॉट इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दैट्स व्हाई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस हैवंट टेक्स प्लेस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होते नहीं है, उसी की वजह से दैट्स व्हाई द प्रोजेनी विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट आर क्लोन्स टू देयर पेरेंट। ये क्लोन्स होते हैं अपने पेरेंट्स के, अपने पेरेंट के ये क्लोन होते, मीन्स उनमें ज्यादा जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता नहीं है, सिमिलर जेनेटिक मेकअप होता है अपने पेरेंट्स का, दैट्स व्हाई दे आर क्लोन टू देयर पेरेंट। बट हियर सेकंड टाइप क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझते, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज हियर एम्फीमिक्सिस, उसको एम्फीमिक्सिस भी बोला जाता है। मीन्स एम्फी मीन्स बोथ and mixis means mixing of both the male gamete and female gamete। मेल गैमेट भी जरूरी है, फीमेल गैमेट भी जरूरी। विदाउट मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैवंट टेक्स प्लेस। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो दो गैमेट्स की जरूरत है, एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा, उनका मिक्सिंग होगा, दे फ्यूज टू ईच अदर, उनका फ्यूजन होता है और फिर एक नया सेल वहां पे जनरेट होता है। यानी जब उसका फ्यूजन होगा, ये दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा, मेल गैमेट्स जो लेके आया है वो है मेल जेनेटिक मेकअप, और फीमेल गैमेट्स जो लेके आया है वो है फीमेल जेनेटिक मेकअप। तो ये दोनों भी जो जेनेटिक्स है, ये दोनों भी जो दोनों जेनेटिक्स के जो क्रोमोसोम्स है, उनका वहां पे ब्लेंडिंग होने वाला है। न्यू जनरेशन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होने, जो ऑफस्प्रिंग नया तैयार होगा, वो ऑफस्प्रिंग में मेल गैमेट्स के भी कैरेक्टर होंगे और फीमेल गैमेट्स के भी कैरेक्टर होंगे, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस टेक्स प्लेस। दैट्स व्हाई दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स द प्रोजेनी हैविंग जेनेटिकली मॉडिफाइड बिकॉज देयर टेक्स प्लेस the genetic recombination। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट क्लोन्स टू देयर पेरेंट, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स के क्लोन नहीं होते, अपने पेरेंट्स के क्लोन नहीं होते। यहाँ पे असेक्सुअल में वो क्लोन होते, सिमिलर दिखेंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी दिखेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्लोन्स है वो अपने पेरेंट्स की जेरोक्स कॉपी दिखते, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होते, इसीलिए ये जो है वो अपने पेरेंट्स के क्लोन नहीं होते, उनके जैसे दिखते हैं, उनके जैसे वो दिखते हैं, उनका फिजिकल अपीयरेंस अपने पेरेंट्स के जैसा होता है, जेरोक्स कॉपी वो होते नहीं है। इसीलिए दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट of which are related to the reproduction. Okay, again in very short period we recite the concept. Reproduction is the production of young ones like parent. It is the essential process because it lead to the continuation of the species in the ecosystem as well as continuity of the life of the individual in the ecosystem. Now reproduction, बायोलॉजिकली हम रिप्रोडक्शन को कैसे
डिफाइन करेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज कॉल्ड एज reproduction. Each organism has its own particular method of reproduction. That's why in the nature the reproduction we found that reproduction is classified into two major types. The first type of reproduction, that is asexual reproduction, it is the characteristic feature of the microbes. Now it is also called as apomixis, means without mixing of gametes the reproduction takes place. That's why this is called as asexual reproduction. And then here sexual reproduction. Sexual reproduction is also called as amphimixis. It is related to the, or it is necessary to mixing of the male gametes and female gametes. The new genetic recombination takes place in the sexual reproduction. देखो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो आज हमारा पहला जो चैप्टर है, पहला जो लेसन है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस का 12th साइंस का जो पहला लेसन है वो जो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, पहला जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आज हमने डिस्कस किया है. आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू में हमारा सिलेबस जो है चलता रहेगा. इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये लेसन के जो आगे वाले जो टॉपिक्स से जो बुक में दिए हैं वो सब टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं. वो आपको मिलती रहेंगी और आपको स्टडी करते रहना है. इसलिए फिर एक बार आप सबसे कहता हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. नाउ जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस के जो मराठी जिनकी मदर टंग है वो जो स्टूडेंट है उनके लिए भी सेम डिस्कशन, सेम लेक्चर मराठी मीडियम में भी जिसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है वो मैं उसका भी वीडियो में डालते रहने वाला हूँ. इसलिए आपको जो लैंग्वेज कन्वीनियंट लगती है वो लैंग्वेज को आप रेफ़र कर सकते हैं. टॉपिक एक ही रहेगा लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में होने वाले हैं. सेम टॉपिक के ऊपर हर रोज़ मराठी में भी आने वाला है और हर रोज़ हिंदी में भी आने वाला है. थैंक्स फॉर योर टाइम. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. गुड डे अगेन. थैंक्स.